सम्मानित मंच और मूल्यवासी समाज के राजनीतिक आंदोलन के बहादुर साथियों, मैं पीपीआईडी में आने के बाद देश के जिस एरिया में गया, जहां लोगों के साथ बैठ के बात की, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 2 लोग हों, मुझे एक भी जगह ऐसा नहीं मिला कि मैंने समझाया हो और बाद में उन्होंने कहा हो कि पीपीआईडी आपने गलत बनाई या कि आपको अभी नहीं बनानी चाहिए थी। ज्यादातर जगह पर यही शिकायत मिली कि आपने बहुत देर कर दी। इसका मतलब क्या है? हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन लोगों को समझा नहीं पा रहे कि हमने पीपीआईडी क्यों बनाई। बस इतना सा हमारे सामने सवाल है। पीपीआईडी हमने बनाई, अगर आप सही ढंग से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हमने 2007 में राजनीतिक विश्लेषण शुरू किया था, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणवादी ताकतों के साथ वैचारिक समझौता किया। उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। आरपीआई की बर्बादी हमारे सामने है, उसके कारण हमारे सामने है। जस्टिस पार्टी की बर्बादी हमारे सामने है, उसके कारण हमारे सामने है। आजादी के बाद जितनी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर थी, उनके सबके लीडर ब्राह्मण होते थे। ये इतिहास हमारे सामने। इस सबके बावजूद हमने एक भरोसेमंद मशीनरी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी हमारे महापुरुषों के आंदोलन के दुश्मनों के हाथों में जाकर के कैद हो गई। आप सोचिए, जो आंदोलन की भाषा समझते हैं, आम भाषा तो ना हमारे किसी काम की, ना समाज के किसी काम की, लेकिन आंदोलन की भाषा जिनको समझ आती है, आप 2012 का दृश्य देखिए, फिर उसके बाद 2017 का दृश्य देखिए और अब 2022 का देखिए। एक बंदे ने पूछा कि 17 में बीएसपी पीपीआईडी की वजह से हारी। ओ, मैंने कहा अक्ल के दुश्मन, ये तो सोच लेता कि पीपीआईडी बनी कब और इलेक्शन कब हुआ उत्तर प्रदेश में। इसी अक्ल के लोग आज राजनीति पर हावी है, वो चाहे बीएसपी के नाम पर हो, चाहे किसी के नाम पर हो। तो हमारे सामने जो सीन है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक दृश्य है। या तो इस आंदोलन को बचा लो या इस आंदोलन में डूब जाओ, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर हमने पीपीआईडी के माध्यम से हमारे आंदोलन को कामयाब बना दिया तो दुश्मन हमारे आगे घुटने टेकेगा। ये पक्की आजमाई हुई बात है, इतिहास की बात। और अगर हमने लापरवाही बरत दी तो हम तो फिर उसके सामने घुटने टेक ही रहे। हमारे सामने कोई रुकावट है नहीं, हम खुद रुकावट। मैंने मेरा अनुभव आपके सामने रखा है, आपका अनुभव आपके पास है। कहीं कोई रुकावट नहीं है हमारे सामने कि हम समझाएं और लोग ना समझें कि पीपीआई ही हमारी जरूरत है। बहुत सारे साथियों ने बोला ये छत्रीवाद बहुत परेशान कर रहा है, ये ओबीसी
कोई इकट्ठा नहीं होने देता। अरे भाई, रोज हर साल रामलीला में परशुराम लक्ष्मण संवाद बताते हो और कहते हो परशुराम नाम के एक ब्राह्मण ने सैकड़ों बार क्षत्रियों का बीज नाश कर दिया। तो क्षत्रिय किधर है फिर? कोई कौम सैकड़ों बार जिसका बीज नाश हो जाए, अगर कोई बोले कि मैं क्षत्रिय हूं तो उससे तो सवाल किया जा सकता है। तो इसलिए साउथ में 4 वर्ड नहीं मानते, दक्षिण भारत में केवल 3 वर्ड मानते हैं। वो ये मानते हैं कि क्षत्रियों का बीजनाश सैकड़ों बार परशुराम करके चला गया, अब क्षत्रिय नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर 3 ही वर्ड रह गए तो ब्राह्मण रह गया, वैश्य रह गया और बाकी शूद्र रह गए। और जो तीनों में नहीं आया वो अवर्ण रह गया। उसमें कायस्थ हो सकता है, जाट हो सकता है, राजपूत हो सकता है, भूमिहार हो सकता है, मराठा हो सकता है, रेड्डी, कम्मा, कोई भी तमाम जातियां हैं। तो ये राजनीति का जो दृश्य है वो हमारे सामने, जब हम प्रतिनिधित्वपूर्ण भारत की संकल्पना लेके हम चलते हैं तो ये हमारे सामने सीन आ जाता है कि हमने कैसे भागीदारी और हिस्सेदारी देनी है। आप स्पष्ट रहें कि पीपीआईडी मूल निवासी समाज का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के लोगों को जो प्रजातांत्रिक तरीके से चल रहे, जो संस्थागत नेतृत्व के अधीन चल रहे, उनको देश का शासक बनाने के लिए पीपीआईडी का जन्म हुआ है। और इससे कम कोई उद्देश्य नहीं है। आप इससे कम के उद्देश्य के साथ समाज में मत उतरिए। अगर आप इस उद्देश्य के साथ समाज में उतर रहे हैं, समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।